बात कर लेते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी। पाकिस्तानी टीम के 50 ओवर में 242 रनों के लक्ष्य को भारत ने 42.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। देखिए कल क्या कुछ हुआ है। विराट कोहली के इस चौके के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान को विराट जीत मिली। किंग का इंटरनेशनल क्रिकेट में 82वां शतक पूरा हुआ और साथ ही पाकिस्तान से पुराना हिसाब भी बराबर हो गया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को हराया था और 2025 में विराट कोहली की पारी ने पहले राउंड से ही पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बांधने का बंदोबस्त कर दिया है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंद दिया। टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी में ये लगातार दूसरी जीत है। इस जीत के साथ इंडियन टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान दूसरी हार के साथ लगभग बाहर हो गया है। आज बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड से हारी तो पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 241 रनों पर ही सिमट गई, जिसके बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को धमाकेदार अंदाज में हरा दिया। और टीम इंडिया ने बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया है। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए, वहीं इसके साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे भी कर लिए। जबकि हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम और सऊद शकील के विकेट ले लिए। देखिए बॉलिंग में भारत की जीत की नींव रखी हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने बाबर आजम और सऊद शकील के विकेट लिए। स्पिनर्स में अक्षर पटेल ने मोहम्मद रिजवान का विकेट उखाड़ा तो रविंद्र जडेजा ने तैयब ताहिर को बोल्ड किया। कुलदीप यादव ने सलमान अली आगा समेत पाकिस्तान की टेल को निपटा दिया। भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट उन्होंने ही चटकाए। इसके साथ ही कुलदीप ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे कर लिए। वो ये मुकाम हासिल करने वाले 13वें भारतीय गेंदबाज और 5वें भारतीय स्पिनर बन गए हैं। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी के कारण 250 रन से पहले ही पाकिस्तान की पूरी टीम का पैकअप हो गया, जो भारत की जीत की बड़ी वजह रही। भारतीय टीम को अब रविवार यानी कि 2 मार्च को आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ना है। हालांकि उससे पहले ही सेमीफाइनल में भारत का टिकट पक्का हो चुका है। और टीम इंडिया की जीत के बाद से पूरा देश जश्न में डूब चुका है। लोग ढोल नगाड़े बजाकर और पटाखे जलाकर जीत की खुशियां मना रहे हैं। साथ ही एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं। देखिए कुछ तस्वीरें। ये जश्न है टीम इंडिया की जीत का। ये खुशी है विराट कोहली के नाबाद शतक की। भारत की धमाकेदार जीत से हर कोई गदगद है। फैंस टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहे हैं। सड़कों पर उतरकर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में हो या ऐसे लड़ाई में हो, हमारे हिंदुस्तान से कभी नहीं जीत पाएगा। किंग कोहली ऐसे ही नहीं बोला जाता है उनको, वो चेस मास्टर है और चेस मास्टर ने फिर से बताया। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जश्न की तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं, जहां क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत पर जश्न मनाया। भारतीय फैंस को पूरा भरोसा है कि टीम इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करेगी। और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत से हर कोई उत्साहित है और टीम इंडिया को बधाई दे रहा है। अमित शाह से लेकर के राहुल गांधी तक ने भारतीय टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। देखिए भारत को जीत की बधाई देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, शानदार प्रदर्शन, बहुत बढ़िया खेला। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर की और कहा, भारतीय क्रिकेट के लिए धड़कने वाले हर दिल के लिए एक शानदार जीत। भारत की जीत पर दिल्ली पुलिस का एक्स पर पोस्ट भी चर्चा में, जिसमें उन्होंने लिखा है, हमने पड़ोसी देश से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उम्मीद है कि वे सिर्फ टीवी टूटने की आवाजें थी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। इसके अलावा कई फिल्मी सितारों ने भी भारतीय टीम को पाकिस्तान पर शानदार जीत के लिए शुभकामनाएं दी। और दिल्ली विधानसभा सत्र के आज जो हंगामेदार रहने के आसार हैं। बीजेपी शीश महल, शराब घोटाला, यमुना सफाई, भ्रष्टाचार और कैग रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी महिला सम्मान राशि जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। देखिए एक रिपोर्ट। आज शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने सभी 6 मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की और बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई। 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, वहाँ से शुरुआत होगी। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन आज प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी 13 साल बाद विधानसभा पहुंचे अरविंदर सिंह लवली को दी गई है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए पुराने भरोसेमंद विजेंद्र गुप्ता का नाम फाइनल है। विशेष सत्र के दूसरे दिन 25 फरवरी को उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद रेखा गुप्ता सरकार सदन में सबसे पहले वो काम करेगी जिसकी गारंटी खुद पीएम मोदी ने दी थी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। और दिल्ली विधानसभा में हंगामे के पूरे असर, और साथ ही आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद ये सवाल आ रहा है कि उन्हें महिलाओं को कब से 2500 रुपए मिलेंगे। साथ ही बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी किए गए अपने संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र भी किया था, जिसको अब आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। दिल्ली विधानसभा सत्र के शुरू होने में चंद घंटे बाकी है। विधानसभा सत्र के लिए रेखा गुप्ता तैयार है, तो विपक्ष की नेता आतिशी का प्लान भी बड़ा है। बड़ा सवाल है पहली टक्कर किस मुद्दे पर होगी, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि दिल्ली का खजाना लगभग खाली है। बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे। आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री के मुंह से खजाना खाली शब्द सुनते ही आम आदमी पार्टी को नया मौका मिल गया। आतिशी ने दावा किया कि दिल्ली की महिलाएं खजाना खाली होने के बहाने से ही समझ जाए कि उन्हें 2500 रुपए नहीं मिलने वाले। 2500 रुपए की जो गारंटी मोदी जी ने दी, वो आम आदमी पार्टी दिलवाती है। दोनों बयानों से बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दिल्ली विधानसभा के सत्र में पहली लड़ाई 2500 रुपए पर तय है। और मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने विधायकों और सांसदों के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने सलाह के साथ ही अहम निर्देश भी दिए हैं। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी सांसदों विधायकों से सीधा संवाद किया। 3 घंटे तक चली पाठशाला में प्रधानमंत्री मोदी ने विधायकों सांसदों को अच्छा जनप्रतिनिधि बनने की सलाह दी। देश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ लगभग 3 घंटे बातचीत की है। लबो-लुबाब ये है कि बेहतर जनसेवक बनने की नसीहत प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी के विधायक, मंत्री और सांसदों को नसीहत दी कि अपनी जमीन को कभी न भूलें, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। हम सबका सौभाग्य भोपाल में आगमन हुआ और हम सब कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन मिला। हम यहाँ से ऊर्जा लेकर जा रहे हैं, नया जोश लेकर जा रहे हैं, उमंग के साथ जा रहे हैं, उत्साह के साथ जा रहे हैं। पीएम मोदी ने सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने को भी कहा। ये पहला मौका था जब पीएम मोदी ने मंत्री, विधायकों और सांसदों से सीधी बात की। बैठक में मौजूद सांसदों, विधायकों ने प्रधानमंत्री की बात सुनी और उनसे सवाल भी किए। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 2 दिनों के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए तैयार है। समिट में फार्मा और मेडिकल डिवाइस, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, उद्योग, कौशल विकास, पर्यटन और एमएसएमई जैसे विभिन्न विभागों पर विशेष सत्र आयोजित करेगा। देखिए। पीएम मोदी आज 3 राज्यों एमपी, बिहार और असम को बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में देश और दुनिया की कई नामचीन हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव कर चुके हैं।
हमारे मध्य प्रदेश के लिए इस कार्यक्रम से शुरुआत होगी। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे और शाम को असम जाएंगे, जहां वो झुमोर बिनंदिनी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें असम की चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों के 8000 कलाकार झुमोई नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। The Jhumur dance, which is traditions of our Tea tribe community, they will demonstrate their culture with 8,600 dancers. Prime Minister Narendra Modi will witness the event. ये कार्यक्रम असम के चाय उद्योग के औद्योगिकरण के 200 साल की उपलब्धियों का प्रतीक है। और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर दौरे पर जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे और बिहार को एक बड़ी सौगात भी देंगे। देखिए, बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पहले से ही बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पीएम मोदी भी आज भागलपुर जाने वाले हैं, जिनके दौरे पर तेजस्वी और लालू यादव ने सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि पीएम मोदी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मंत्री जो है चुनाव को देखते हुए हर बार आएंगे, उनके मंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री आ रहे तो कोनो बेरोजगारी खत्म करने आ रहे हैं। बिहार को इन्होंने दिया क्या? सौतेला व्यवहार किया। विपक्ष के पीएम मोदी पर सवाल उठाने के बाद चिराग पासवान ने आरजेडी पर पलटवार किया और बिहार के लिए किए गए वादों को पूरा करने का दावा भी किया। जो वादे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता से किए थे, एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने के कयास तेज होते जा रहे हैं। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने निशांत कुमार को लेकर के बड़ा बयान भी दे दिया है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के बेटे की सियासत में एंट्री को लेकर जिस तरह से चर्चा है, उससे पहले ही लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने निशांत को आरजेडी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर। नीतीश के बेटे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो ये परिवारवाद नहीं होगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को आईना दिखाया और नसीहत दी कि देश के हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। आपको भी राजनीति में आने का अधिकार है। देश का हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो किसी को नहीं होनी चाहिए। जबकि प्रशांत किशोर ने निशांत कुमार पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ नहीं देखते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उसको। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुवाहाटी में संघ कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने हिंदुओं में एकता को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। देखिए क्या कुछ कहा है। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कार्यक्रम में हिंदू समाज में एकता और सामाजिक परिवर्तन के लिए 5 महत्वपूर्ण बदलावों पर जोर दिया है। जहाँ शाखा के नाते अपना बल है, वहाँ समाज को समझाइश करते हुए, समाज की समझाते हुए ठीक से मंदिर, पानी, स्मशान सब हिंदुओं का एक हो, ये देखना है। और शताब्दी वर्ष पूरा करने के बाद 2026 की विजयादशमी के बाद इस बात को लेकर समाज में जाना तो बोलने का अधिकार हमको मिलेगा। हम ये जो बता रहे हैं हम कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने हिंदू समाज में अलग अलग जातियों, क्षेत्रों और भाषाओं के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। साथ ही मातृभाषा का उपयोग बढ़ाने की अपील की। स्वदेशी का आचरण, घर के अंदर भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन अपना चाहिए, वो परकीय नहीं चाहिए। हमारे घर के अंदर हम क्यों अंग्रेजी बोलेंगे, हमारी मातृभाषा बोलेंगे। संघ प्रमुख ने परिवार और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने की बात भी कही। और राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस भले ही सरकार के खिलाफ धरना दे रही हो, लेकिन पार्टी की गुटबाजी भी खुलकर अब सामने आ गई है। क्या कुछ चल रहा है दिखाते हैं आपको। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के लचर रवैये की वजह से अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। तो सरकार चाहती नहीं है कि गतिरोध टूटे,
जवाब दे नहीं पा रहे हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। विधानसभा में सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने एक सवाल के जवाब में इंदिरा गांधी को दादी कह दिया। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में हंगामा किया और आसन की ओर हाथ लहराया था। सदन की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 6 विधायकों को बजट सत्र से निलंबित कर दिया। अब कांग्रेस इसी बात को लेकर धरना दे रही है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दादा दादी को वोट ये अपमानजनक नहीं हो सकता, लेकिन बिना किसी बात के उसको छूट दिया गया और जिस प्रकार से कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया उसके कारण विपक्ष है उनका निलंबन हुआ। धरना और नारेबाजी कर रहे विधायक आज विधानसभा में हंगामा भी करेंगे। इसके संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए हैं। कांग्रेस की मांग है कि टिप्पणी को कार्यवाही से हटाया जाए और गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों का निलंबन वापस लिया जाए। और इन सबसे अलग तेलंगाना के नागरकुर्नूल में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 8 मजदूरों को बचाने का अभियान लगातार चल रहा है। हालांकि बचाव काम चुनौतियों से काफी भरा हुआ है क्योंकि सुरंग में पानी भरा हुआ है। देखिए क्या कुछ वहां चल रहा है। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में सुरंग में फंसे 8 लोगों को निकालने के लिए सेना, नौसेना, एनडीआरएफ और सुरंग एक्सपर्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। टनल में 11 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है। चुनौती ये भी है कि सुरंग के ऊपर मोटी चट्टानों की चादरें हैं, जिससे ड्रिलिंग कर मजदूरों तक पहुंचना आसान नहीं है। सुरंग में भरे पानी को बाहर निकालने के लिए 100 और 70 हॉर्स पावर के 2 पंप लगाए गए हैं, लेकिन ऊपर की पहाड़ियों से लगातार पानी रिस रहा है। 8 जने हैं अंदर, उसमें 4 जने जो है दे आर लेबरर्स, अदर 4 आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड दे आर 2 फ्रॉम द अमेरिकन कंपनी एम्प्लॉयज, वन इज फ्रॉम कश्मीर, अनदर फ्रॉम सम अदर स्टेट। एनडीआरएफ टीम है, डिफेंस टीम से, नेवी के भी आ रहे हैं। सो वी आर नॉट स्पेयरिंग एनी एफर्ट। ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गेव द क्लियर कट डायरेक्शंस informed to all the concerned respective organizations। और प्रयागराज महाकुंभ के समापन में महज 3 दिन बाकी है, लेकिन महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने की ललक श्रद्धालुओं में कम होने का नाम नहीं ले रही। आज भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का रेला जनसैलाब उमड़ चुका है। देखिए महाकुंभ में संगम की अविरल धारा में पवित्र डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में इस महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ लोग से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के समापन में महज 3 दिन बाकी हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं का सैलाब और भी ज्यादा तेजी से उमड़ रहा है। क्या आम और क्या खास, हर कोई त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाकर अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए आ रहा है। प्रशासन सब वहाँ ठीक से काम चालू हो रहा है। निश्चित रूप से मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ संगम में हम आए हैं और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। सीएम योगी भी रविवार को प्रयागराज में मौजूद रहे, महाकुंभ मेला महोत्सव में हिस्सा लिया और महाकुंभ की महिमा का बखान किया। 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी, 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहाँ पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों का अटूट सिलसिला जारी है। रात में भी कुंभ यात्रियों के लिए अनारक्षित ट्रेनों को चलाया जा रहा है। यहां पहुंच रहे यात्रियों का कहना है कि वो प्रयागराज में 20 किलोमीटर तक पैदल चलने का मन बना चुके हैं। देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की कतार कई दिनों से लगातार बनी हुई है। रात में भी लंबी लाइन लगी हुई है। कुंभ जाने वाले जो यात्री हैं उनका सिलसिला यहाँ पर लगातार बना हुआ है। देखिए यहाँ पर जो कुंभ जाने वाले यात्री हैं उनकी लाइन लंबी है। हर यात्री का टिकट चेक करके ही उन्हें प्लेटफॉर्म की ओर जाने दिया जा रहा है। महाकुंभ यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं को देखने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे और कुलियों से मुलाकात कर बातचीत की। रेल मंत्री ने यही कहा साहब कि कैसी अच्छी व्यवस्था है, कैसा क्या है। मैंने कहा साहब बहुत अच्छी व्यवस्था है और कि आपने बहुत अच्छा किया है। मैंने कहा साहब आप लोगों का ही हुआ है सब। अच्छा, आप लोगों को धन्यवाद भी दिया? धन्यवाद भी दिया। अच्छा क्या कहा रेल मंत्री? काम की सराहना करी हमारे की, तुमने बहुत अच्छा काम किया और हमें आश्वासन दिया कि आपके लिए भी हमने किया, अब हमारा कुछ करो, दोनों का कुछ न कुछ करो। रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ पर नजर रखने के लिए वॉर रूम भी बनाया गया है, जिससे हर प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है।